गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी सेकेंड ईयर में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है। आपने थ्योरम ये भी जाना कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस हमेशा बाउंडेड होता है, लेकिन इसका कन्वर्स पार्ट जो है वो ट्रू नहीं होता है। ठीक, आगे इसी क्रम में हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस के कुछ एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, जिसे हम थ्योरम के रूप में भी एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक, कहता है इफ़ ए एन एंड बी एन आर कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अर्थात ए एन और बी एन अगर कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैं तो हमें दिखाना क्या है। कन्वर्जेंट मतलब जैसा कि आप जानते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन जो है ए के बराबर होगा और लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी बी एन जो है वो बी के बराबर होगा। तो हमें प्रूफ करना है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी के ए एन बराबर के, वेयर के इज़ कांस्टेंट एंड के नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, यानी के कोई भी कांस्टेंट है। ठीक, और दूसरी चीज़, अगर के कोई कांस्टेंट है तो अगर ए एन ए पर कन्वर्ज कर रहा है तो के से अगर प्रोडक्ट ले लें तो दोनों तरफ के ए एन जो है के ए पे कन्वर्ज कर जाएगा। दूसरी बात, अगर ए एन ए पर कन्वर्ज कर रहा है, बी एन बी पर कन्वर्ज कर रहा है तो ए एन प्लस बी एन का सम ए प्लस बी पर कन्वर्ज करेगा। तीसरी चीज़, अगर ए एन और बी एन ए एन ए पर कन्वर्ज कर रहा है, बी एन बी पर कन्वर्ज कर रहा है तो ए एन और बी एन का डिफरेंस जो है वो ए माइनस बी पर कन्वर्ज करेगा। चौथी चीज़ है कि अगर एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ए एन इंटू बी एन जो है ए इंटू बी पर कन्वर्ज करेगा। और पाँचवीं चीज़ है कि अगर ए एन ए पर कन्वर्ज कर रहा है, बी एन बी पर कन्वर्ज कर रहा है तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन अपॉन बी एन ए अपॉन बी पर कन्वर्ज करेगा, प्रोवाइडेड बी जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं है। तो हम ये करेंगे, बेसिक डिफिनीशन अपना लेकर चलेंगे। इसमें ये चीज़ याद रखिएगा कि हमने क्या पढ़ा था कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डिफिनीशन, कि अगर कोई सीक्वेंस ए एन अगर ए पर एल पर कन्वर्ज करता है तो फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो हमें एक नेचुरल नंबर स्मॉल यम ऐसा मिलेगा सच दैट एन इज ग्रेटर देन यम, और मॉड ऑफ ए एन माइनस यल जो है वो किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से। ये कन्वर्जेंट की डिफिनीशन है और इसी को हम क्या लिखते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन बराबर यल। ठीक, इसी डिफिनीशन के तहत हम लेकर चलेंगे और एक एक करके बारी बारी से प्रूफ करेंगे। चलिए चलते हैं प्रूफ पर। तो ये बात है, पहला है कि अगर के कोई कांस्टेंट है और के जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी के ज़ीरो होगा तो ये चीज़ बिल्कुल ट्रिवियल हो जाएगी, जो बिल्कुल यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है कि के ज़ीरो होने पर इसका कोई मतलब नहीं है। ट्रिवियल मतलब रिज़ल्ट का कोई मीनिंग नहीं रहा। तो लिखा गया अगर के ज़ीरो होगा तो रिज़ल्ट इज़ ट्रिवियल, और अगर के ज़ीरो नहीं है तब हम प्रूफ करेंगे। तो हम चूँकि आपसे ये पहले बताए थे कि एप्सिलॉन को हम कुछ भी ले सकते हैं अपने चॉइस के हिसाब से। एप्सिलॉन को हम एप्सिलॉन बाई 2 ले सकते हैं, एप्सिलॉन बाई 3 ले सकते हैं, एप्सिलॉन बाई 4 ले सकते हैं, जैसा हमको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक, तो हमने क्या किया, आपके सवाल में दिया हुआ था ए एन किस पर कन्वर्ज कर रहा है, ए पर। ठीक है, तो ए एन ए पर कन्वर्ज कर रहा है तो यहाँ हम कन्वर्जेंट की डिफिनीशन लगाएंगे। हमें एप्सिलॉन मानना होगा। हमने क्या माना, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन बाई के, और यम क्या ले लिया, एक नेचुरल नंबर। तो डिफिनीशन क्या बनेगा, मॉड ऑफ ए एन माइनस ए इज लेस देन एप्सिलॉन अपॉन के। अब क्या करेंगे, मॉड के से इधर प्रोडक्ट हो गया तो प्रोडक्ट हो जाएगा तो मॉड के इंटू मॉड ए एन माइनस ए हो जाएगा, प्रोवाइडेड एन माइनस एन इज़ ग्रेटर देन एम। अब जब के से प्रोडक्ट होगा तो ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है, मॉड ए इंटू बी बराबर मॉड ए इंटू मॉड बी। इस प्रॉपर्टी से के अंदर चला गया तो के इंटू ए एन माइनस ए। यहाँ से हमें क्या मिल गया कि के ए एन माइनस के इज लेस देन एप्सिलॉन, अर्थात हम क्या कहना चाह रहे हैं कि के एन किस पर कन्वर्ज कर रहा है, के ए पर। तो इस तरीके से पहला चीज़ प्रूफ हो गया, पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम क्या दिखाना है कि अगर ए एन ए पर कन्वर्ज कर रहा है, बी एन बी पर कन्वर्ज कर रहा है तो ए एन प्लस बी एन किस पर कन्वर्ज करेगा, ए प्लस बी पर। चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिएगा, ए एन ए पर कन्वर्ज कर रहा है तो हमने बाय डेफिनेशन जो कन्वर्जेंट सीरीज़ की डेफिनेशन होती है वो लिख दिया। एप्सिलॉन के हमने ले दिया एप्सिलॉन बाई 2, और हमने क्या कहा कि हमें कोई नेचुरल नंबर एम वन ऐसा मिलेगा कि मॉड ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन एम वन। ऑल्सो दूसरी बात क्या कहा है कि बी एन बी पर कन्वर्ज कर रहा है तो उसके लिए हम फिर एप्सिलॉन बाई 2 ले लेते हैं,
और एक नेचुरल नंबर m2 ले लेते हैं, ठीक। और कहते हैं मॉड bn माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन m2, इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करते हैं, एक जनरल m ले लेते हैं जो किसके बराबर है, मैक्सिमम ऑफ m1 कॉमा m2, जिससे दोनों इक्वेशन 1 और 2 हमारा एक साथ होल्ड कर जाए। तो हमने ले लिया m बराबर क्या, मैक्सिमम ऑफ m1 कॉमा m2। तो जब ये ले लिया तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि दोनों इक्वेशन होल्ड करेंगे और फिर डिफिनीशन से हमें क्या प्रूव करना है कि ए एन प्लस बी एन किस पर कन्वर्ज कर रहा है, लिमिट ए एन प्लस बी एन किस पर कन्वर्ज कर रहा है, हमें दिखाना है ए प्लस बी पर, यही दिखाना है, ठीक। तो क्या करें, हम को दिखाना है किस पर कन्वर्ज कर रहा है, ए प्लस बी पर। तो हम क्या दिखाना है कन्वर्जेंट के डिफिनीशन से, ए एन प्लस बी एन अगर इनका डिफरेंस माइनस किससे, ए प्लस बी का डिफरेंस अगर हम दिखा दें किससे छोटा है, एप्सिलॉन से, तो ये सवाल चीज़ प्रूफ हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ दिखाने का प्रयास करते हैं, मॉड ए एन प्लस बी एन माइनस ए प्लस बी। अब यहाँ से ए एन माइनस ए को ए के साथ ले लें, बी एन को बी के साथ ले लें, तो ये बन जाएगा। इसके बाद अब इसको मॉड की प्रॉपर्टी से इसको ब्रेक कर दें तो लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी आप जानते हैं, मॉड ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू मॉड ए प्लस मॉड बी। तो यहाँ से ब्रेक होके एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा, मॉड ए एन माइनस ए मॉड बी एन माइनस बी। और ए एन माइनस ए इक्वेशन 1 से एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, बी एन माइनस बी एप्सिलॉन 2 से छोटा है। इस तरीके से ये क्या हो गया, एप्सिलॉन से छोटा हो गया, अर्थात ए एन प्लस बी एन किस पर कन्वर्ज कर गया, ए प्लस बी पर। बिल्कुल इसी तरीके से तीसरा है, तीसरे में क्या दिखाना है, डिफरेंस दिखाना है कि ए एन बी एन अगर ए एन ए पर कन्वर्ज कर रहा है, बी एन बी पर कन्वर्ज कर रहा है, तो ए एन माइनस बी एन किस पर कन्वर्ज करेगा, ए माइनस बी पर। चलिए ये भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, चूँकि ए एन ए पर कन्वर्ज कर रहा है, हमने मान लिया एप्सिलॉन बाई 2 ऐसा है और एक नेचुरल नंबर m1 ऐसा मिलेगा कि मॉड ए एन माइनस ए जो है वो एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है। इसी तरीके से बी एन बी पर कन्वर्ज कर रहा है, हमने मान लिया कि हमें एप्सिलॉन बाई 2 ऐसा मिलेगा और एक नेचुरल नंबर m2 ऐसा मिलेगा कि जो है कि मॉड बी एन माइनस बी लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, इक्वेशन 2 हो गया, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब हमने क्या किया, m को ले लिया एक यूनिवर्सल जो m1 और m2 के मैक्सिमम के बराबर हो, जिससे इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों होल्ड कर जाए, ठीक। बिल्कुल वही काम जो अभी ऊपर किए हैं। तो यहाँ से अब हमको क्या दिखाना है, ए एन माइनस बी एन कन्वर्ज करेगा ए माइनस बी पर, यानी इनका डिफरेंस ए एन माइनस बी एन का डिफरेंस ए माइनस बी के साथ अगर निकालने पर एप्सिलॉन से छोटा आ जाए तो ये चीज़ प्रूफ हो जाएगी। तो हमने क्या किया, मॉड ए एन माइनस बी एन मॉड ए माइनस बी का डिफरेंस ले लिया। अब ये क्या हो गया, इसको ब्रेक करेंगे तो ए एन माइनस ए और बी माइनस बी एन, फिर मॉड की प्रॉपर्टी से ये टूट के हो जाएगा ए एन माइनस ए और बी माइनस बी एन। ये एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, ये भी एप्सिलॉन बाई 2 से छोटा है, तो इस तरीके से किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से। तो हमने क्या दिखा दिया कि मॉड ए एन माइनस बी एन माइनस ए माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन, अर्थात ए एन माइनस बी एन किस पर कन्वर्ज कर रहा है, ए माइनस बी पर। चलिए चौथी प्रॉपर्टी में क्या दिखानी है, चौथी प्रॉपर्टी हमें दिखानी है कि अगर ए एन ए पर कन्वर्ज कर रहा है, बी एन बी पर कन्वर्ज कर रहा है, तो ए एन इंटू बी एन किस पर कन्वर्ज करेगा, ए इंटू बी पर। चलिए चौथी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हम जानते हैं कि ए एन और बी एन दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट हैं, इसलिए वो क्या होंगे, बाउंडेड होंगे। हम पहले ही थ्योरम में आपको पढ़ा चुके हैं कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक। अर्थात कोई ना कोई रियल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि क्या हो, उसकी मॉड वैल्यू उससे छोटी होनी चाहिए। तो हमने यहाँ लिख दिया every convergent sequence is bounded, hence a and bn are convergent, therefore bounded. There exists positive real number u1 and u2 such that mod an is less than equal to u1 और mod bn is less than equal to u2, ठीक, लिख दिया हमने। अब कहा है क्या, ए एन ए पर कन्वर्ज कर रहा है, ठीक, और ए एन किस पर कन्वर्ज कर रहा है, ए पर। तो ए एन जब ए पर कन्वर्ज कर, ए एन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए, तो ये चीज़ हमने लिख दिया। अच्छा, ए एन जब ए पर कन्वर्ट करेगा तो डिफिनीशन वाली वही कन्वर्जेंट वाली लगानी पड़ेगी। तो हमने मान लिया हमें एक नेचुरल नंबर m1 ऐसा मिलेगा और एप्सिलॉन के जगह हमने इस तरीके से एडजस्ट किया अपने सुविधा के लिए एप्सिलॉन बाई 2u2, ठीक, ग्रेटर देन 0। ऐसा क्यों किया अभी आगे आपको पता चलेगा। एडजस्ट हमने किया कि एप्सिलॉन की जगह क्या ले लिया, एप्सिलॉन बाई 2u2, ठीक। तो डिफिनीशन क्या बन गई, मॉड ए एन माइनस ए लेस देन एप्सिलॉन बाई 2u2 फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन m1, इक्वेशन 1 हो गया। इसी तरीके से बी एन किस पर कन्वर्ज कर रहा था, बी पर कन्वर्ज कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे इसको, अब हम क्या ले लिए, एक नेचुरल नंबर ले लिए m2 और एप्सिलॉन बटा क्या ले लिए, 2u1 ले लिए, ठीक। ये कैसा ले लिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लिए। इस तरीके से
कि हम क्या लिख सकें, कन्वर्जेंट की डिफिनीशन लिख दिया हमने कि मॉड बी एन माइनस बी इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2u1। ठीक, तो ये हमने लिख दिया है और बना दिया क्या, इक्वेशन 2। क्लियर। अब देखिए हमने एक यूनिवर्सल एम ने लिया तो दोनों इक्वेशन होल्ड कर जाए, यानी एम बराबर क्या लिया, मैक्सिमम ऑफ m1 कॉमा m2। तो इस तरीके से कि दोनों इक्वेशन होल्ड कर जाए। अब हमें दिखाना क्या है कि ए एन इंटू बी एन किस पर कन्वर्ज करे, ए एन इंटू बी एन जो है वो किस पर कन्वर्ज कर जाए, ए इंटू बी पर। ठीक, अर्थात ए एन इंटू बी एन माइनस ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो किससे छोटा होना चाहिए, एप्सिलॉन से। तो हमने लिख दिया ये। अब इसमें हमने क्या किया, ए बी एन को जोड़ दिया और ए बी एन को घटा दिया। ठीक, इसमें हमने क्या कॉमन कर लिया, बी एन कॉमन कर लिया तो ए एन माइनस ए मिल गया, इसमें से कॉमन हो गया ए तो बी एन माइनस बी हो गया। अब मॉड की प्रॉपर्टी से दोनों अलग अलग हो गए, फिर ये मॉड की प्रॉपर्टी यहाँ भी लगा दिया। बी एन किससे छोटा था, देखिए आपकी बी एन किससे छोटा है, u2 से लिख दिया u2। बी एन के जगह पर ए एन माइनस ए किससे छोटा है, यहाँ देखिए ए एन माइनस ए, यहाँ देखिए ए एन माइनस ए किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाई 2u2 यहाँ लिख दिया। मॉड ए किससे छोटा था, मॉड ए आपने माना था u1 तो u1 लिख दिया। बी एन माइनस बी किससे छोटा है, मॉड बी एन माइनस बी किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाई 2u1 लिख दिया। अब दोनों को लिखते ही जैसे कैंसिल किया तो एप्सिलॉन हो गया। इस तरीके से ये ए एन इंटू बी एन किस पर कन्वर्ज कर गया, ए इंटू बी पर। ठीक, यानी हमने ये जाना कि अगर कोई दो सीक्वेंस ए एन और बी एन, अगर ए एन ए पर कन्वर्ज करता है, बी एन बी पर कन्वर्ज करता है, तो ए एन इंटू बी एन यानी दोनों का प्रोडक्ट उन दोनों के प्रोडक्ट पर कन्वर्ज कर जाएगा। ठीक, चलिए अब पांचवा चीज़ जो दिखाना है हमको, वो पांचवा क्या दिखाना है हमको, पांचवा दिखाना है अगर ए एन ए पर कन्वर्ज कर रहा है, बी एन बी पर कन्वर्ज कर रहा है, तो ए एन अपॉन बी एन किस पर कन्वर्ज करेगा, ए अपॉन बी पर। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली, ज़रा देखिएगा गौर से, क्या इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, ए एन इंटू 1 अपॉन बी एन, और इसको लिख सकते हैं ए इंटू 1 अपॉन बी। यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए एन तो ए पर कन्वर्ज करता है, ये हमको पता है, केवल हम ये बता दें कि 1 अपान बी एन किस पर कन्वर्ज कर रहा है, 1 अपान बी पर। तो हम इस चौथी प्रॉपर्टी से बता सकते हैं जो अभी अभी पढ़े हैं कि अगर ए एन ए पर कन्वर्ज कर रहा है, बी एन बी पर कन्वर्ज कर रहा है, तो ए एन इंटू बी एन किस पर कन्वर्ज करेगा, ए इंटू बी पर। तो हम कह सकते हैं कि ये थ्योरम भी हमारा क्या है, सही है। यानी हमको दिखाना क्या है, केवल 1 अपान बी एन किस पर कन्वर्ज कर रहा है, 1 अपान बी से। उसके बाद हम चौथी प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। ठीक, तो ये चीज़ है। तो हमने क्या किया, हमें पहले दिखाना क्या है, 1 अपान बी एन किस पर कन्वर्ट कर रहा है, 1 अपान बी पर, जैसा कि आपके सामने दिख रहा होगा स्क्रीन पर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट मॉड बी नॉट इक्वल टू 0, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, 1 अपान बी विल कन्वर्ज ऑन 1 अपान बी। ठीक, अब देखिए ये सवाल में दिया हुआ है लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बी एन जो है वो किसके बराबर है, बी, यानी बी पर कन्वर्ज कर रहा है। तो हमने एप्सिलॉन की जगह क्या ले लिया, मॉड बी ले लिया, मॉड बी बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एक नेचुरल नंबर m1 ले लिया इस तरीके से कि मॉड बी एन माइनस बी लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2, है ना। एप्सिलॉन की जगह हमने क्या लिया, मॉड बी बाई 2 फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू m1, इक्वेशन 1। चलिए दूसरी बात हमने क्या किया, मॉड बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, मॉड बी इज इक्वल्स टू मॉड बी माइनस बी एन प्लस बी एन। ठीक, अब इसको फिर मॉड की प्रॉपर्टी से हमने ब्रेक कर दिया। अब मॉड बी माइनस बी एन किससे छोटा है, इक्वेशन 1 से, मॉड बी बाई 2, और ये क्या है, मॉड बी एन हो गया। अब इसको पक्षांतर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, जब पक्षांतर करेंगे तो पक्षांतर करने पर हमें मिल जाएगा मॉड बी बाई 2 इज लेस देन इक्वल टू बी एन, सॉरी लेस देन बी एन, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा कि 1 अपॉन बी एन इज लेस देन 2 अपॉन मॉड बी, इक्वेशन 2 हो गया। अब आपसे सवाल में कहा है कि क्या बी एन जो है वो किस पर कन्वर्ट कर रहा है, बी पर, यानी हमको एप्सिलॉन के फॉर्म में अगर इसे लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हमें कोई एप्सिलॉन मिलना चाहिए। हमने फिर यहाँ अपनी सुविधा के अनुसार एप्सिलॉन ले लिया, क्या एप्सिलॉन बाई 2 मॉड बी स्क्वायर ग्रेटर देन 0 एंड ए नेचुरल नंबर m2 सच दैट मॉड बी एन माइनस बी लेस देन इक्वल टू इतना। ठीक, और ये क्या कह दिया हमने कि फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू m2। फिर हमने क्या किया, हमें m1 m2 दो नेचुरल नंबर मिल रहे थे, फिर हमने इन दोनों को एक करने के लिए एक नेचुरल नंबर m ले लिया जो m1 और m2 का क्या है, मैक्सिमम है। ठीक, कि हमारा दोनों इक्वेशन होल्ड कर जाए। तो हमने क्या किया, इस तरीके से ले लिया। अब हमने क्या लिखा कि हमें दिखाना क्या था कि 1 अपॉन बी एन किस पर कन्वर्ज कर रहा है, 1 अपॉन बी पर। ठीक, तो हमने क्या किया, मॉड इन दोनों का डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस लेते ही क्या मिल गया हमको, डिफरेंस जैसे ही लिया ये आ गया। अब मॉड बी माइनस बी एन किससे छोटा है, अभी अभी आपने लिखा है क्या, एप्सिलॉन बाई 2 मॉड बी स्क्वायर, इसकी जगह ये लिख दिया।
अच्छा, 1/bn किससे छोटा आया था, देख लीजिए 1/bn किससे छोटा आया था, 2/mod b, इसकी जगह 2/mod b रख दिया और 1/mod b वैसे ही रख दिया, दोनों को कैंसिल किया तो आपको क्या मिल गया, लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, अर्थात 1/bn जो है वो किस पर कन्वर्ज कर गया, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/b पर। अब आप बड़े आसानी से चौथी प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि an/bn को आप ऐसे लिख सकते हैं an इंटू 1/bn, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इंटू bn बराबर चौथी प्रॉपर्टी लगा दीजिए, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी an इंटू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/bn, यानी an/bn किस पर कन्वर्ज करेगा, इन दोनों के प्रोडक्ट पर। an किस पर कन्वर्ज कर रहा है, a पर, और 1/bn अभी अभी आपने प्रूव किया किस पर कन्वर्ज कर रहा है, 1/b पर, तो दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, a/b। इस तरीके से ये 5 थ्योरम्स थे जो आपके इम्तहान में पूछे जाते हैं, ठीक, और इन पाँचों के लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, ठीक। अब अगला जो टॉपिक पढ़ना है हमें वो है मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, थोड़ा सा इसको जान लेते हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे मोनोटोनिक, मोनोटोनिक मतलब क्या हुआ, एक तरफ, अब एक तरफ किधर भी हो सकता है, दाएं तरफ हो चाहे बाएं तरफ हो। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे हम इसको ऐसे कहें कि मान लीजिए 3 जो है 1 2 3 4 ऐसे लिख रहे हैं, तो ये आप सीक्वेंस दिख रहे होंगे कि ये सीक्वेंस जो है क्या है, एक ही तरफ बढ़ रहा है, ठीक। अच्छा, अगर मान लीजिए इसको उल्टा कर दें, मान लीजिए 4 3 2 1 ऐसे कर दें, यानी क्या है, सीक्वेंस क्या हो, एक तरफ से घट रहा है, ठीक। तो इसको ऐसे कहते हैं, मोनोटोनिक इसे कहते हैं। पहले इसको समझ लीजिए कि अगर इन जनरल यन जो है किससे बड़ा हो, यम से बड़ा हो, यन किससे बड़ा हो, यम से बड़ा हो, और फंक्शन की वैल्यू अगर आप ले लेते हैं एफ एन, और फंक्शन की वैल्यू ले लेते हैं क्या, एफ एम, ये भी क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, यानी एफ एन भी किससे बड़ा हो जाए, एफ एम से, तो हम कहेंगे ये क्या है, इंक्रीजिंग है, ठीक। ये कैसा है, इंक्रीजिंग है, ठीक। और अगर ठीक इसका उल्टा हो जाए, यानी अगर यन एम से बड़ा हो लेकिन एफ एन जो है वो किससे छोटा हो जाए, एफ एम से छोटा हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये डिक्रीजिंग है, ठीक। अब इसी को अगर हम सीक्वेंस में लेते हैं तो हम क्या कहेंगे, सीक्वेंस के फॉर्म में अगर इसी चीज़ को कहना हो तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर यन जो है, अगर यन जो है वो किससे बड़ा हो, यम से बड़ा हो, और सीक्वेंस का यनवा टर्म यानी ए एन सीक्वेंस के एमवा टर्म यानी ए एम से क्या हो, अगर बड़ा हो, तो ऐसे सीक्वेंस को हम इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक, या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बोलेंगे। और ऐसे ही अगर यन जो है वो यम से क्या हो, बड़ा हो, और सीक्वेंस का यनवा टर्म ए एन हमेशा क्या हो, सीक्वेंस के यमवा टर्म से क्या हो, छोटा हो, तो हम क्या कहेंगे, ये डिक्रीजिंग सीक्वेंस या मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक। अब इसको समझने का प्रयास करिए, जरा डिफिनीशन को देखिए क्या लिखा है। ए सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इफ ए एन इज लेस देन इक्वल टू ए एन प्लस 1। समझ रहे हैं इस बात को, अर्थात एन की वैल्यू अगर आप रख दें तो एन बराबर 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a1 इज लेस देन इक्वल टू a2, a2 इज लेस देन इक्वल टू a3, a3 इज लेस देन इक्वल टू a4। देख रहे हैं आप, एक तरफ बढ़ता चला जा रहा है, ठीक। तो ये कैसा सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, नंबर 1। नंबर 2 समझने वाली बात यह है कि ए एन क्या है, यानी ए एन जो होगा हमेशा क्या होगा, छोटा होगा किससे, ए एन प्लस 1 से, ठीक। अच्छा, तो हम क्या कह सकते हैं ऐसे सीक्वेंस को। अच्छा, दूसरी चीज़ सुनिए, दूसरी चीज़ अगर डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बात करें तो आगे ये भी लिखा है, सीक्वेंस एन इज सेड टू बी मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस इफ़, ठीक, इसका उल्टा ए एन प्लस 1 है ना, ये क्या हो जाए, छोटा हो जाए किससे, ए एन से, ठीक है। यानी हर बड़ा वाला टर्म जो है अपने से पहले वाला टर्म से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ठीक। यानी a2 जो हो जाए वो किससे छोटा हो जाए, a1 से छोटा हो जाए, a3 जो है वो किससे छोटा हो जाए, a2 से छोटा हो जाए, है ना, इस तरीके से। तो ऐसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग सीक्वेंस कहेंगे, ठीक। यानी हमने क्या जाना, इंक्रीजिंग सीक्वेंस में हर टर्म जो है अपने आने वाले टर्म से छोटा होता है, ठीक। और डिक्रीजिंग सीक्वेंस में क्या होगा, हर बड़ा टर्म जो है अपने से छोटे टर्म, अपने से पहले वाले टर्म से क्या होता है, छोटा होता है, ठीक। तो इस तरीके से इसको लिखा जाता है, इंक्रीजिंग को, इस तरीके से डिक्रीजिंग को। अब यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा गौर से कि ए एन को अगर हम लोअर बाउंड अपर बाउंड की देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि ए एन जो है क्या है, छोटा है, ठीक। तो सीक्वेंस को क्या कहते हैं, सीक्वेंस ए एन जो है ए मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज ऑलवेज बाउंडेड बिलो। देखिए
यहाँ रिमार्क में देखिए क्या कह रहा है कि जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है वो हमेशा क्या होगा, बाउंडेड बिलो होगा। क्यों बाउंडेड बिलो होगा? क्योंकि इस सीक्वेंस का ए एन क्या बन जाएगा, एक लोअर बाउंड बन जाएगा। यानी इस तरीके से बहुत सारे लोअर बाउंड हमको मिलते चले जाएंगे, तो ये हमेशा क्या बनेगा, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बनेगा पहली चीज़, और दूसरी चीज़ ये क्या होगा, बाउंडेड बिलो होगा। ठीक, और ठीक इसके उल्टा दूसरे में भी आप समझ सकते हैं। दूसरे में क्या होगा कि इसमें क्या होगा, ए एन जो है हमेशा क्या है, बड़ा है इसके हर बड़े वाले टर्म से, यानी ए एन प्लस वन से। तो हम क्या कह सकते हैं, ए एन हमेशा क्या बनेगा, अपर बाउंड बनेगा किसका, इस दिए गए सीक्वेंस का। ठीक, यानी इसके ढेर सारे अपर बाउंड मिलते चले जाएंगे, आप ए एन की जगह 1 2 3 रखते चले जाएँ तो इस तरीके से हम कहते हैं कि कह सकते हैं कि जो डिक्रीजिंग सीक्वेंस है वो क्या होगा, बाउंडेड एबव होगा, और जो इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा वो क्या होगा, बाउंडेड बिलो होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। ठीक, अब एक थ्योरम दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कहता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ़ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। यानी हर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है, इफ़ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। ठीक, यानी मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होगा, वो कन्वर्जेंट होगा, केवल और केवल यदि वो बाउंडेड एबव हो। ध्यान दीजिएगा। तो एक बार मान लेंगे कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, बाद में दिखा देंगे कि बाउंडेड एबव है, दूसरी बार मानेंगे कि ये जो है कि बाउंडेड एबव है, और दिखा देंगे कि ये क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक, तो पहले हमने मान लिया कि लेट द सीक्वेंस एन इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होता है तो आप जानते हैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है, वो बाउंडेड बिलो होता है। तो बाउंडेड बिलो लिख दिया हमने कि सीक्वेंस इज बाउंडेड बिलो, और ए वन क्या होगा, उसका एक लोअर बाउंड होगा। फर्दर ए एन जो है वो क्या है, वो कन्वर्जेंट भी है, ये भी कहा गया है। ये सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब क्या हुआ, बाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होता है, बाउंडेड होता है। ठीक, तो बाउंडेड का मतलब क्या होगा, बाउंडेड बिलो भी होगा, बाउंडेड अबव भी होगा। ठीक है ना। तो हमको चाहिए यहाँ पर क्या, बाउंडेड अबव वाली बात, क्योंकि बाउंडेड बिलो वाली तो ऑलरेडी हमको मिल रही है। यहाँ बाउंडेड बिलो वाली बात क्यों मिल रही है, क्योंकि हमारा सीक्वेंस क्या है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, और मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बाउंडेड बिलो होता है, ये हम जानते हैं। तो हमको कन्वर्जेंट होने के नाते वो क्या होगा, बाउंडेड होगा, अर्थात बाउंडेड बिलो भी मिलेगा, बाउंडेड अबव भी मिलेगा, होना चाहिए उसको। ठीक, तो हमको बाउंडेड बिलो तो मिल गया, चाहिए क्या हमको, बाउंडेड अबव। तो हम क्या कह सकते हैं कि चूंकि वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इस नाते वो बाउंडेड होगा, और हमको चाहिए क्या, बाउंडेड होने के नाते वो बाउंडेड बिलो भी होगा, बाउंडेड एबव भी होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा दिया गया सीक्वेंस क्या होगा, वो बाउंडेड एबव होगा। तो इस तरीके से इतनी बात हमने लिख दिया, तो कंडीशन हमारी नेसेसरी हो गई। कन्वर्स पार्ट में हम मान लेंगे कि हमारा सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड एबव है, और दिखाएंगे कि सीक्वेंस क्या है, वो कन्वर्जेंट है। ठीक, मान लिया ए एन कोई सीक्वेंस है जो क्या है, बाउंडेड एबव है। अब बाउंडेड है तो इसके ढेर सारे अपर बाउंड मिलेंगे, हमने एक ढेर सारे अपर बाउंड ले लिए ऐसे में, और किसका सबसेट है, आर का। अब आप पिछले चैप्टर में पढ़े थे कंप्लीटनेस की थ्योरी, वहाँ बताया गया था कि आर का अगर कोई नॉन एम्प्टी आर जो है वो अपर बाउंड के रिस्पेक्ट में भी कंप्लीट होता है और लोअर बाउंड के रिस्पेक्ट में भी कंप्लीट होता है। यानी अगर कोई आर का कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है जिसमें बहुत सारे अपर बाउंड हमको मिल रहे हैं, तो हमको सुप्रीमम भी एग्जिस्ट होगा। तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि आर का एक सबसेट क्या है, यस है, जिसमें बहुत सारे अपर बाउंड मिल रहा है, A1 A2 A3 A4। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है, बाउंडेड एबव है, और इसके पास सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा। तो हमने लिख दिया कि विच इज बाउंडेड एबव एंड सुप्रीमम इन आर, देयरफॉर द सुप्रीमम ऑफ द सेट एग्जिस्ट इन आर। मान लिया कि इसका सुप्रीमम क्या है, यू है, और आगे हम ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। ठीक, कन्वर्जेंट मतलब सीक्वेंस का एनवा टर्म अगर लेना है तो ए एन जो है वो किस पर कन्वर्ज कर रहा है, यू पर। ठीक, अब सुप्रीमम अगर यू है तो एलयूबी प्रॉपर्टी हम बड़ी पढ़े हुए हैं बाउंड्स वाले चैप्टर में। एलयूबी प्रॉपर्टी के हिसाब से पहले तो उसे लोअर बाउंड होना चाहिए, जो कि पहले नंबर पर लिखा गया है। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि अगर कोई दूसरा लोअर बाउंड हमको, कोई दूसरा जो है उसका अपर बाउंड हमको मिलता है जो उससे कि छोटा हो, तो अपर बाउंड नहीं बनने देना है उसको। ठीक, ये दूसरी बात हो गई। अब सीक्वेंस क्या हमारा कहता है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, अगर एन जो है वो एम से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ, एन जो है वो हमेशा किससे बड़ा या बराबर होगा, ए एम से। तो ये हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक, आगे देखिए, अब ए एन किससे छोटा है, ए एन छोटा है यू से, तो ए एन यू से छोटा लिख दिया हमने। अब ए एम किससे छोटा है, ए एम छोटा है किससे, यू माइनस एप्साइलन से, तो ए एम छोटा लिख दिया हमने किसको, यू माइनस एप्साइलन से लिख दिया। इस तरीके से आप देखिए u माइनस एप्साइलन लेस देन ए एन लेस देन अब u। ठीक है,
अब हम क्या कह रहे हैं, एम के जगह एन ले लिया, लेस देन यू कर दिया, और यू किससे छोटा है, हमेशा यू प्लस एप्सिलॉन से छोटा होता है, ये ऐसा लिख सकते हैं हम। ठीक, इस बात को समझिएगा। हमने क्या किया कि ये चीज़ जो है एन जो है ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग की परिभाषा से लिख दिया, और एन जो है हमेशा यू से छोटा है पहले वाले इक्वेशन से लिख दिया। अब एन जो है ये यू माइनस एप्सिलॉन वाला कॉन्सेप्ट दूसरे वाले से ले लिया, तो ये यहाँ से लिख दिया, है ना। अब जो है एम को क्या कह रहा है, यू माइनस एप्सिलॉन एम से छोटा है, एम जो है एन से छोटा है, एन किससे छोटा है, यू से। हमने एम के हटा दिया और यू माइनस एप्सिलॉन किससे छोटा हो गया, अब एन से छोटा हो गया, और एन किससे छोटा है, यू से छोटा है, और यू को किससे छोटा मान सकते हैं, यू प्लस एप्सिलॉन से छोटा मान सकते हैं। अब हम क्या कह सकते हैं, इस चीज़ को कह सकते हैं कि एन जो है हमारा किससे छोटा है, यू प्लस एप्सिलॉन से, और किससे बड़ा है, यू माइनस एप्सिलॉन से। अगर इसको हम मॉड के फॉर्म में लिखना चाहें तो मॉड के फॉर्म में इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये क्या कह रहा है कि हमारा सीक्वेंस जो है वो किस पर कन्वर्ज कर रहा है, यू पर कन्वर्ज कर रहा है, अर्थात लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन बराबर यू। यानी हमने दिखा दिया कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव है तो वो क्या होगा, कन्वर्जेंट भी होगा। ठीक, अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड एबव है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, तो वह क्या होगा, कन्वर्जेंट भी होता है। तो इस तरीके से ये सीक्वेंस का ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम आपके सामने मैंने डिस्कस किया। आगे के लेक्चर्स में हम आगे और भी थ्योरम्स देखेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस पर। अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।